हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मेंटर्स। माय नेम इज़ ईशांत और जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 8 की ह्यूमैनिटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है वो ज्योग्राफी के टर्म में और साथ ही साथ इकोनॉमी के टर्म में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सेक्टर होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर जो है, अगर उसको हम समझें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर होता क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर कौन सी टाइप की एक्टिविटी है। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है इंडस्ट्रीज को वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है। लेकिन ये ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में एग्रीकल्चर का मीनिंग है। लेकिन यही रॉ मटेरियल जब सेकेंडरी और फिर टर्शरी एक्टिविटी तक जाएगा, टर्शरी एक्टिविटी तक जाएगा तो ये जो है वो फाइनल गुड्स के अंदर काउंट होगा। और फाइनल गुड्स का मतलब जो है वो अब ये मार्केट के अंदर प्लेस किया जाएगा और इससे कैपिटल जो है वो ग्रो किया जाएगा। कैपिटल ग्रो करना इकोनॉमी के टर्म में इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत लंबे टाइम तक एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रही है। प्रेजेंट के टाइम पे इंडस्ट्रीज भी हैं, सर्विस सेक्टर्स भी हैं, लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर की जाती है। चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, जो एग्रीकल्चर है वो कितने टाइप्स की होती है, एग्रीकल्चर जो है वो कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्शरी सेक्टर है, या फिर इनको हम एक्टिविटीज़ भी बोल सकते हैं। लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है या टर्शरी एक्टिविटीज़ है। तो सबसे पहले जब हम एग्रीकल्चर को समझते हैं तो ये प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट होता है। और प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट होने का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम अगर शुगर केन को लेते हैं, शुगर केन को लेते हैं तो शुगर केन का जो है वो कल्टीवेशन होगा, यानी कि प्रॉपर शुगर केन जो है वो एक फार्म के अंदर उगाया जाएगा। और यही शुगर केन जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी से होते हुए जब टर्शरी एक्टिविटी तक आता है तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो शुगर बनता है। ठीक है, ये शुगर जो है वो फिर मार्केट के अंदर प्लेस किया जाएगा, यानी कि मार्केट के अंदर आएगा, अलग अलग शॉप्स के अंदर आएगा और उन्हीं के थ्रू इससे जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, जो इससे कैपिटल गेन होगा वो लास्टली कहाँ पे जाता है, हमारी जीडीपी के अंदर जाता है, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हैं उनके अंदर जाता है और हमारी इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो इकोनॉमी को चलाने के लिए भी या इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो रहता है वो एग्रीकल्चर का रहता है। एग्रीकल्चर अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, लाइक मिक्स फार्मिंग हो सकती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है अलग अलग तरीके से। और वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर फार्मिंग को कौन कौन से अलग नामों से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है, हमारा जो चैप्टर है वो एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर को समझने से पहले हमको ये तीन टर्म्स पता होने चाहिए कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, उसी के साथ में जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसका ओरिजिन कहाँ से है। तो जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड एगर या एग्री से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। यानी कि सॉइल का मतलब हो गया एग्री और जो कल्टीवेशन है उसका मीन हो गया कल्चर। ये दो लेटिन के वर्ड्स हैं, इन लेटिन वर्ड्स से ये वर्ड आया है एग्रीकल्चर। ठीक है, उसी के साथ में एक प्लांट जो है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी हमने समझा कि जो एग्रीकल्चर है वो ज्योग्राफी के साथ साथ में इकोनॉमी के अंदर भी पढ़ा जाता है। जब भी गवर्नमेंट जीडीपी के कंटेक्स्ट में इको सर्वे या बजट को पेश करती है तो उसी के टाइम पे जो एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन है वो भी उसमें बताया जाता है। तो जो प्लांट है वो पार्ट हो गया एग्रीकल्चर का। ठीक है, यानी कि प्लांट जो है वो पार्ट हो गया प्राइमरी एक्टिविटी का। यानी कि सबसे पहले एक प्लांट है तो वो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। लेकिन वो प्लांट जो है वो लास्ट में किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, प्लांट जो है वो फर्स्ट में प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर रहेगा, फिर इसके बाद ये सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आएगा एंड देन इसके बाद ये टर्शरी एक्टिविटी के अंदर आएगा। टर्शरी एक्टिविटी जहाँ पे फाइनल गुड्स मेजरली हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 टाइप्स का है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटी देखें
तो इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका एक्सट्रैक्शन करना और उनका प्रोडक्शन करना हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर काउंट होता है। जैसे कि एग्जांपल पूछे जाए आपसे प्राइमरी एक्टिविटी के, तो आप बता सकते हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी कि सबसे पहले एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि कोई माइंस है, ठीक है, वो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कर रही हैं, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी है। अभी वो जो मिनरल्स निकले हैं वो रॉ मटेरियल के तौर पे हमारे सामने हैं। ठीक है, उसी के बाद प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बाद हमारे पास आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जिसके अंदर जो है वो इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो चीज़ें हमको मिली हैं उनको कंसर्न और प्रोसेस किया जाता है उन रिसोर्सेज का, और उसी के साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। जैसे कि स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, एंड वीविंग ऑफ क्लोथ आर एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्टिविटीज़। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल है बेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है? वीट हो सकता है, वीट का फ्लोर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर वीट है, गेहूँ है हमारे पास, तो जो गेहूँ है, वीट है, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, क्योंकि ये वीट जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू उगाया जाएगा, एग्रीकल्चर के थ्रू उगाया जाएगा। अब इसकी सेकंड प्रोसेस क्या होगी? इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी? इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये वीट से क्या बन गया? ब्रेड बन गया। और टर्शरी एक्टिविटी क्या होती है? ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो चीज़ों को कंप्लीट किया गया उसको टर्शरी एक्टिविटीज़ और आगे की तरफ इंट्रोड्यूस करती है। जैसे कि प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बेकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़। तो अब सबसे सिंपल सा एग्जांपल हमने एग्रीकल्चर में समझा वीट का। वीट जो था उसको सबसे पहले फार्म के अंदर उगाया जाएगा, उसका कल्टीवेशन किया जाएगा, तो वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। उसी वीट को जब हम आगे मैन्युफैक्चर करेंगे और उसी वीट के फ्लोर से जो है वो हम ब्रेड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्रेड को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट। और इस ब्रेड को जब कोई एक इंडस्ट्री बनाती है और फिर इसको अलग अलग जगहों पे इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है? इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये पार्ट हो गया हमारा टर्शरी एक्टिविटी का। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट के साथ में जैसे ट्रेडिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे जो हैं वो टर्शरी एक्टिविटी के पार्ट हैं। और ये तीनों टर्म्स मेजरली जो हैं वो इकोनॉमी के अंदर और ज्योग्राफी के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब है एग्रीकल्चर जो है सबसे पहले कैसी एक्टिविटी थी? तो प्राइमरी एक्टिविटी थी। और एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्लास 8th के अंदर एग्रीकल्चर से व्हाट इज एग्रीकल्चर क्वेश्चंस आता है हमेशा, और ये एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। तो एग्रीकल्चर की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि एग्रीकल्चर सबसे पहले तो एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि क्रॉप्स की ग्रोइंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। यानी कि एग्रीकल्चर क्या है? सबसे पहले एक प्राइमरी एक्टिविटी है, और उसी के साथ में क्रॉप्स हो गए, फसलें हो गई, फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, और उसी के साथ में जो हम जानवरों को पालते हैं, जैसे मुर्गी को पालते हैं, फिशेस को पालते हैं, उसी के साथ में बफेलो हो गया, काऊ हो गया, कैमल्स हो गया, इन सबको पालना भी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट होता है। उसी के साथ में जो रेयरिंग की प्रोसेस होती है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही काउंट की जाती है। तो सिंपल सा यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? और एग्रीकल्चर जब आपको बताना है तो आपको क्या बताना है? एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी के साथ सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा कि ये जो है वो ग्रो करता है, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, यानी कि उनको पालना और जो लाइव स्टॉक है उसकी रेयरिंग करना भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। वर्ल्ड की जो 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और उसी के साथ में इंडिया जो है उसकी 2/3 पॉपुलेशन जो है वो आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही अपना जो अपना जीवन है उस वो चला रही है। यानी कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपने पार्टिसिपेशन देता है, और उसी के साथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज़ की जो है वो अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर या फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। उसी के बाद में
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप है टोटल, और एरेबल लैंड की डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि एक ऐसी लैंड जो कि सुटेबल है क्रॉप्स के लिए और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ के लिए, वो होती है एरेबल लैंड। द लैंड विच इज सुटेबल फॉर growing crops and used for agriculture purposes और agriculture activities are known as arable lands। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरी तरीके से वर्ल्ड का मैप दे रखा है, जिसमें से हम मेजरली अगर इंडिया की बात करें तो ये रहा हमारा इंडिया, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो ये ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है वो है एरेबल लैंड का पार्ट, यानी कि ये जो मेजर पोर्शन है यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए ये एरिया जो है वो सूटेबल है। उसी तरीके से यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अफ्रीका है, ये यूरोप हो गया, ये रशिया और उसका पार्ट हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हो गया, साथ ही में कुछ आइलैंड्स भी हो गए यहाँ पे। तो इन सब के अंदर जो ग्रीन वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा है वो एरेबल लैंड का पार्ट है। एरेबल लैंड अगर आपसे पूछा जाए तो वो एक ऐसी लैंड, द लैंड विच इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज नॉन एज एरेबल लैंड। ये सिंपल सी डेफिनेशन है एरेबल लैंड की। अब पार्ट होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो कल्चर जो है उसका मतलब अभी हमने समझा था, लेकिन कल्चर के अगर आगे सामने एग्री वर्ड जोड़ रहा है, ठीक है, या फिर सैरी वर्ड जोड़ रहा है, या फिर पीसी वर्ड जोड़ रहा है, तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, सेरीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी जो अभी हमने समझी, तो एग्रीकल्चर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टी वर्ड है और उसी के साथ में कल्चर बन रहा है, तो ये किसी अलग टाइप की फार्मिंग को शो करता है। उसी के साथ में पीसी वर्ड के साथ में अगर कल्चर वर्ड जुड़ रहा है, तो कल्चर वर्ड यानी कि पार्ट करना किसी भी तरीके से फार्मिंग का एक प्रोसेस है, उसके साथ में अगर पीसी वर्ड जोड़ रहा है तो वर्ड बनता है पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर जो है फिर अपने आप में किसी अलग तरीके की फार्मिंग को, फार्मिंग की डेफिनेशन को जो है वो शो करता है। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या होता है कि साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। यानी एग्रीकल्चर को ही हम सेकंड अगर कोई वर्ड देना चाहें तो उसको फार्मिंग दे सकते हैं। उसी के साथ में उसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा साइंस या एक ऐसा आर्ट जिसके थ्रू हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, सॉइल हो गया, उसी के साथ में हम क्रॉप्स को क्रॉप्स रेजिंग करते हैं, और उसी के साथ में रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक जो है वो एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसी के साथ में सेरी वर्ड के साथ में अगर कल्चर आता है तो सेरी कल्चर क्या होता है, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि पर्टिकुलरली जो सिल्क वॉर्म्स हैं उसके ऊपर अगर आप कमर्शियल रेयरिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिल्क वॉर्म्स हैं उनकी रेयरिंग की जा रही है, उस प्रोसेस, वो पार्ट किसका है, एग्रीकल्चर का ही है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर जो सेरीकल्चर है उसका पार्ट है, ठीक है। इट में सप्लीमेंट्स द इनकम ऑफ द फार्मर, यानी कि एक तरीके से ये कमर्शियल वे है, ठीक है। सिल्क वॉर्म की जो रेयरिंग की जा रही है उसको कहीं ना कहीं वो मार्केट में प्लेस किया जाएगा, और ये सारी जो चीज़ें हैं वो फार्मर के लिए इनकम का सप्लीमेंट बनती है, यानी कि इनकम जो है उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलती है सेरीकल्चर के थ्रू, ठीक है। उसी के साथ में पीसी कल्चर है। पीसी कल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर जो है वो स्पेशली जो ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, यानी कि फिशेस की जो ब्रीडिंग की जाती है एक पर्टिकुलर पॉन्ड एरिया के अंदर, जो फिशेस को पाला जाता है या जो मत्स्य पालन किया जाता है, उन सारी चीज़ों को हम बोलते हैं पीसी कल्चर, यानी कि ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि एक वेल स्पेशली कंस्ट्रक्टेड हमारे पास टैंक्स होने चाहिए और उसी के साथ में पॉन्ड्स होने चाहिए, और इन सब के चलते जब हम फिश की ब्रीडिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है पीसी कल्चर। उसी के साथ में वीटी कल्चर क्या होता है, तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी कि एक पर्टिकुलर बड़े से फार्म के अंदर आपको ग्रेप्स की कल्टीवेशन होते हुए देखने को मिल रही है, तो इसको बोला जाता है विटीकल्चर। और उसके बाद लास्ट आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ यानी कि कमर्शियल यूज़ का मतलब होता है इनकम को ग्रो करना, ठीक है। कमर्शियल यूज़ का मतलब होता है इनकम को ग्रो करना। तो जब आप हॉर्टिकल्चर के अंदर किसी वेजिटेबल, फ्लावर्स या फ्रूट्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसका मेजर पर्पस क्या होगा, इनकम को ग्रो करना। तो ये सारे जो थे
वो एग्रीकल्चर के अलग अलग या एग्रीकल्चर या फार्मिंग के अलग अलग डेफिनेशंस थी, जिसमें एग्री, सैरी, पीसी, बीटी और हॉर्टिकल्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, अब होता है फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या होता है? तो फार्मिंग इज अ सिस्टम दैट यूज इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर्स। फिर ऑपरेशंस क्या काम करते हैं? प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, बेडिंग एंड हार्वेस्टिंग। और आउटपुट्स क्या होते हैं? क्रॉप्स, वूल, मिल्क एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। यानी कि सिंपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। एग्रीकल्चर का जो पहला सिस्टम है, यानी कि एग्रीकल्चर का जो पहला सिस्टम है वो क्या हो गया? इनपुट्स। यानी कि कुछ तो हमको इनपुट्स डालने होंगे एग्रीकल्चर के अंदर, तभी हम इसको आगे की तरफ ग्रो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर के पहले इनपुट्स क्या हो गए हमारे पास? सबसे पहले तो सीड्स हो गया। किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? सीड होगा। तो सीड हो गया। उसी के बाद में कुछ फर्टिलाइजर्स, ताकि उनको कुछ कीटाणुओं से बचाया जा सके। उसी के साथ में मशीनरी हो गया, जैसे कि आज के टाइम पे हम ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं और अलग अलग मशीनरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्प्रिंकल्स का यूज़ करते हैं। ये सारा जो है वो मशीनरी के अंदर आता है। और उसी के साथ में इन सबको करने के लिए हमको लेबर भी चाहिएगा। तो लेबर जो है, ये सारी चीज़ें फार्म सिस्टम के अंदर फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि फार्म सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले आपको इनपुट देना है। इनपुट में आप सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर, मशीनरी, इन सब का यूज़ करते हैं। फिर इन सब के बाद सेकेंडरी टर्म आती है हमारे पास में, और वो सेकेंडरी टर्म क्या होती है? सेकेंडरी टर्म होती है, या सेकेंडरी जो ऑपरेशन है वो क्या है? प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, बेडिंग, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग। यानी कि जो अब ये हमने फर्स्ट इनपुट डाला, उसके कुछ टाइम पीरियड बाद उसको वहाँ से कल्टीवेट करना, उसको हार्वेस्ट करना, ठीक है, उसकी वीडिंग करना, ये सारा जो है वो सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में जब हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो थर्ड चीज़ में हमको मिलते हैं उसके आउटपुट्स। आउटपुट यानी कि फाइनल मटेरियल्स। फाइनल मटेरियल, सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल था। रॉ मटेरियल से अब हमको लास्टली क्या मिलेगा? आउटपुट्स मिलेंगे। तो आउटपुट्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के अंदर आउटपुट्स क्या हो सकता है? जैसे कि क्रॉप्स हो गई। जब आपने वीट के सीड्स डाले, फिर उनको फर्टिलाइज किया, फिर कुछ मशीनरीज की हेल्प ली, लेबर्स के थ्रू आपने एक पर्टिकुलर फार्म के अंदर, एक पर्टिकुलर इस फार्म के अंदर आपने क्या लगाया? वीट को लगाया। वीट को लगाया या किसी भी और क्रॉप्स को लगाया। तो उसके बाद जो ये पूरा है वो टर्शरी एक्टिविटी में आपको क्या देगा? क्रॉप्स देगा। ठीक है, यानी कि लास्ट इसकी जो फसल है वो हमको मिल जाएगी। उसी के साथ में हमको कई बार वूल भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है, एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप्स की एग्रीकल्चर होती है, अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग होती है। उन सब के चलते, जैसे कि आप एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ये सब काम कर रहे हैं, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। आप अगर शीप के रेयरिंग और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स के फार्मिंग कल्चर में हैं, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? वूल मिलेगा। और उसी के साथ में जो हैंड्स वगैरह हैं, उनके आउटपुट में हमको क्या मिलते हैं? पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लाइक एग्स हो गए। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पे कुछ दो इमेजेस हैं, जिसमें हमको पहले सबसे पहले क्या दे रखा है? इनपुट्स दे रखा है। इनपुट्स में हमने समझा था कि क्या होता है, या तो सीड्स होगा, ठीक है, सीड्स हो गए, मशीनरीज हो गई, लेबर्स हो गई, ये सारे। तो यहाँ पे मशीनरी है हमारे पास ट्रैक्टर, फिर ये हो गए पर्टिकुलर सीड्स। यानी कि सबसे पहले तो इनको हमको फार्म के अंदर लगाना होगा, तभी हमको इन सब चीज़ों से आउटपुट मिलेगा। उसके बाद ये केमिकल्स हो गए, यानी कि कुछ फर्टिलाइजर्स जो इन फसलों की देखभाल करेगा। ठीक है, फिर सेकंड हो गया प्लगिंग, सोइंग एंड स्प्रेइंग, यानी कि कुछ फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जा रहा है इन फसलों के ऊपर, इन क्रॉप्स के ऊपर, ताकि ये लंबे टाइम तक सही रह पाए, या जब हार्वेस्ट का टाइम है, इनको काटने का टाइम है, तब तक ये अच्छे तरीके से रह पाए। उसी के बाद में जो हमारा टर्शरी प्रोडक्ट था, यानी कि जो टर्शरी लास्ट जो था, वो था हमारा आउटपुट। और आउटपुट क्या मिला हमको? क्रॉप्स मिला। क्रॉप क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर कर रहा है। अगर ये रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक करता, ठीक है, शिप्स को रखता है या उनके साथ में ये सारी प्रोसेस को फॉलो करता, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता हमको? वूल मिलता। ठीक है, अगर डेयरी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते तो हमको यहाँ पे क्या मिलता? मिल्क मिलता। इसी तरीके से अलग अलग टाइप से इनपुट्स होते हैं, अलग अलग टाइप से सेकेंडरी एक्टिविटी होती है, और उसी के साथ में जो हमने इनपुट्स लगाए हैं वही हमको लास्ट में आउटपुट्स मिलेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन आउटपुट्स क्या हो गए? सॉरी, ह्यूमन इनपुट्स क्या हो गए? तो इसमें फिजिकल इनपुट्स क्या हो गए? फिजिकल इनपुट्स यानी कि जो हमारे बस में नहीं है। ठीक है,
यानी कि हम जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्लॉप हो गया और सोइल हो गया। ठीक है, स्लॉप हो गया, सॉइल हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ये सारी चीज़ें किसी भी एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये फिजिकल इनपुट है, हमारा कंट्रोल नहीं है इन पे। रेनफॉल करना या सनशाइन कितनी है, या किसी क्रॉप को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सनशाइन चाहिए या किसी पर्टिकुलर क्रॉप को बहुत कम सनशाइन चाहिए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए या बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये क्लाइमेट का पार्ट है। क्लाइमेट अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस, फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन फिर भी अगर फिजिकल इनपुट्स आपसे पूछे जाएं तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं रेनफॉल, सनशाइन, टेम्परेचर, उसी के साथ में सॉइल और स्लॉप का। स्लॉप क्यों? क्योंकि कई बार माउंटेन्स के जो रीजन्स होते हैं उनके अंदर स्लॉप्स पे फार्मिंग की जाती है, जिनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसी के साथ में जो ह्यूमंस के इनपुट हैं, ह्यूमन इनपुट्स में क्या हो गया, स्टोरेज हो गया। किसी भी क्रॉप को, जैसे यहाँ पे क्रॉप है, इस क्रॉप को अगर लार्जली हमने आउटपुट तरीके से निकाल दिया है तो अब इसका स्टोरेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ में ह्यूमन इनपुट्स में सबसे फर्स्ट, आप जब सीड्स और मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास लेबर बहुत अच्छी होनी चाहिए, मशीनरीज और साथ में केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तभी आप अपने इनपुट को अच्छे से रख पाएंगे और उसका आउटपुट जो है वो मेजर पार्ट उससे निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग अभी हमने समझा क्या होती है, डेफिनेशन को समझा, इनपुट्स, आउटपुट्स, फिजिकल इनपुट्स क्या हैं, ठीक है, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है, इन सब चीज़ों को समझा। लेकिन अब जो है वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होती है, यानी कि फार्मिंग जो है वो अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग क्रॉप्स की होती है और उन सब क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, लेकिन फार्मिंग में जैसे कि सबसे फर्स्ट है सब्सटेंसिव फार्मिंग। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर सब्सटेंसिव फार्मिंग से पूछे तो वो होता है कि प्रैक्टिस टू मीट द फूड नीड्स ऑफ द फार्मर फैमिली। ठीक है, यानी कि सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, बहुत ज़्यादा जो है वो कमाने के पर्पज से या फिर अपने प्रॉफिट के पर्पज से नहीं की जाती है। सब्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो सिर्फ फूड की नीड्स को और फार्मर की जो फैमिली है उसकी जो फूड की नीड्स है उनको पूरा करने के लिए जो एक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है वो होती है हमारी सब्सटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, उसी के साथ में आती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जो है उसमें जो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो क्या की जाती है, मार्केट के अंदर सेल की जाती है। मार्केट के अंदर सेल करने का मतलब हो गया कि यहाँ से जो है वो प्रॉफिट कमाना है, इनकम कमाना है। ठीक है, यानी कि सब्सटेंसिव फार्मिंग में बेसिकली फार्मर की फैमिली की जो फूड की नीड्स थी उनको पूरा करना था। तो लैंड का एरिया जो है वो छोटा हो सकता है, जो लेबर है वो बहुत अच्छी नहीं है, जो मशीनरी है, जो केमिकल सिस्टम है, फर्टिलाइजर्स हैं, जो इनपुट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते इन सारी इस वाली कंडीशंस के अंदर। ठीक है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में ये पूरा अपोजिट है, यहाँ पे नीड्स तो पूरी करनी ही है, साथ में जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमको प्रॉफिट भी गेन करना है, यानी कि इसको मार्केट के अंदर भी यूज़ करना है। और इसमें कमर्शियल फार्मिंग में जो है वो कई बार मॉडर्न मेथड जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। सब्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सब्सटेंसिव फार्मिंग से अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि व्हाट इज सब्सटेंसिव फार्मिंग या राइट 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स अबाउट सब्सटेंसिव फार्मिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब्सटेंसिव फार्मिंग क्यों की जाती है, सिर्फ फूड की जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए। उसी के साथ में जो लैंड होल्डिंग है, यानी कि जो लैंड का एरिया जिस पे फार्मिंग की जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। उसी के बाद में हाउस होल्ड लेबर और लो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत कम होती है। उसी के साथ में जो लैंड होल्डिंग होती है, यानी कि जो फार्म का साइज है, ठीक है, फार्म का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मिनिमम होता है। ठीक है, मिनिमम फार्म साइज होती है। उसी के साथ में लो टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, लो टेक्नोलॉजी होती है और उसी के साथ में जो लेबर्स होते हैं वो भी हाउस होल्ड के ही होते हैं। लाइक मैं अगर ये फार्मिंग कर रहा हूँ सब्सटेंसिव फार्मिंग, तो मैं ये फार्मिंग सिर्फ इसलिए करूंगा कि जो मेरी फैमिली है उनकी क्रॉप्स की जो नीड्स है वो पूरी हो सके। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं यहाँ पे लो टेक्नोलॉजी का यूज़ करूँगा। साथ ही में मेरे पास बहुत बड़ा जो खेत का एरिया है वो भी नहीं है, तो मैं मेरी जो लैंड होल्डिंग्स है वो भी कम है। ठीक है, यानी कि लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। ठीक है, लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है और उसी के साथ में मेरी फैमिलीज के जो मेंबर हैं वही इस लेबर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो लेबर है वो भी कौन से होंगे, हाउस होल्ड लेबर होंगे। इंक्लूड इंटेंसिव सब्सटेंसिव एंड प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। अब सब्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो फार्मिंग का एक टाइप है,
लेकिन सब्सटेंसिव फार्मिंग के भी दो पार्ट्स हैं, जैसे कि हो गया इंटेंसिव सब्सटेंसिव फार्मिंग और हो गया प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग। ये दोनों क्या है, इनको समझते हैं। तो इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो होता है वो कहाँ पे किया जाता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में, सिंपल टूल्स और मोर लेबर के साथ में यूज किया जाता है। फेवरेबल क्लाइमेट एंड फर्टाइल सॉइल अलाउ मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर, यानी कि फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस होंगी और फर्टाइल सॉइल होगी, तो वहाँ पे एक साल के अंदर मल्टीपल क्रॉप्स को हम उगा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल क्रॉप्स यानी कि एक दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो एक साल के अंदर वहाँ पे कल्टिवेटेड की जा सकती है। ठीक है, राइस इज द मेन क्रॉप, व्हीट मेज पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर आल्सो ग्रोन। ठीक है, तो राइस जो है वो यहाँ पे मेन क्रॉप है, उसी के साथ में व्हीट मेज पल्सेस जो हैं, ऑयल सीड्स जो हैं, वो भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या समझा था कि मल्टीपल क्रॉप्स जो हैं एक ईयर के अंदर यूज की जा सकती है। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, राइस हो गया, और उसी के साथ में ऑयल सीड्स मेज पल्सेस जो हो गए वो हो गए हमारे सेकंड टर्म के जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्रॉप्स हैं वो हो। कॉमन इन डेंसली पॉपुलेटेड मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम देखें तो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जो ईस्ट एशिया है, एशिया यानी कि हमारा कॉन्टिनेंट जिसमें इंडिया भी आता है, साउथ ईस्ट और साउथ, ठीक है, साउथ ईस्ट का जो रीजन है और साउथ, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि ये एक तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और मानसून रीजन जो हैं वो यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लाइक अगर इनका कंपेयर हम राजस्थान के साथ करें तो राजस्थान में मानसून की जो टाइम पीरियड है, मानसून की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, और इन क्रॉप्स को जो है राइस को जैसे बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर इस वजह से जो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट और साउथ वाला जो पार्ट है जहाँ पे मानसून बहुत अच्छे तरीके से रहता है, ठीक है, मानसून बहुत अच्छे तरीके से रहता है, वो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेंसिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर को हम सिंपल से समझे तो क्या होगा, एक स्मॉल लैंड होल्डिंग होगी, यानी कि ये हमारा फार्म का एरिया हो गया जिसमें हमारे पास लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत छोटी है। ठीक है, उसी के साथ में हम यहाँ पे सिंपल टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिंपल टूल्स का यूज़ करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होती है, और लेबर भी जो है वो भी लिमिटेड है, लेबर जो है वो भी लिमिटेड है। उसी के साथ में यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, फेवरेबल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर इसके रीजन्स पूछे जाएं कि ये कहाँ पर हो रही है, तो सबसे पहले आपको लिखना है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, यानी कि अगर ये पर्टिकुलरली हम इंडिया का मैप बना दें इस तरीके से, ठीक है, तो ये साउथ का पार्ट हो गया, और साउथ ईस्ट यानी कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग की जाती है। उसी के साथ में ईस्ट एशिया, यानी कि एशिया कंटिनेंट का ये वाला पूरा पार्ट अगर हम देखें, ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट का ये वाला पूरा पार्ट अगर हम देखें तो ईस्ट एशिया यानी कि ये वाला जो पार्ट है मेजरली, सॉरी ये वाला जो पार्ट है इधर वाला, वो वाला ईस्ट एशिया का पार्ट है, और यहाँ पे मेजरली इस तरीके की क्रॉप्स को देखा जा सकता है। एक ईयर के अंदर दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं वो भी उगाई जा सकती है, यानी कि मल्टीपल क्रॉप्स का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब आती है प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर। कौन कौन सी थी, एक तो थी इंटेंसिव और सेकंड है प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या है, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नॉमेडिक हर्डिंग, यानी कि प्रिमिटिव में क्या हो जाता है, एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि कई बार कल्टीवेशन एक जगह से दूसरी लैंड पे शिफ्ट की जाती है, इसी वजह से उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। और एक होता है नॉमेडिक हर्डिंग, नॉमेडिक हर्डिंग या नॉमेडिक का मतलब होता है घुमंतु, और हर्डिंग मतलब जो एनिमल लाइव स्टॉक की लाइव स्टॉक कर रहे हैं, और नॉमेडिक मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस में जा रहे हैं, जिनको अपने रूट्स पता है, वो एग्जांपल्स होते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर के। अब सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट किसका है, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसका पार्ट है, तो आपको पता होना चाहिए प्रिमिटिव जो सब्सटेंसिव फार्मिंग है, प्रिमिटिव जो सब्सटेंसिव फार्मिंग है उसका पार्ट है। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग
जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग का पार्ट है। अब ये कहाँ पे होती है और कौन कौन से क्लाइमेटिक रीजन्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं उनको समझते हैं। जैसे कि डेंस फॉरेस्ट रीजन्स ऑफ अमेजोन अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया विथ हैवी रेनफॉल। यानी कि सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, हैवी रेनफॉल चाहिए। और उसके बाद अगर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे जाएं किसके, इसके रीजन से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे डेंस फॉरेस्ट रीजन होता है, जैसे कि अमेजोन हो गया, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका हो गया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज, फिर साउथ ईस्ट एशिया हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी कि ईस्ट का ये वाला पार्ट और नॉर्थ का ये वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो बेल्ट है, यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर हो गया, यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल जो है वो इसके रिक्वायरमेंट है भी सही, ठीक है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बेसिकली इस तरीके से जो स्लॉप्स होते हैं उनके ऊपर यहाँ पे कल्टीवेशन की जाती है, माउंटेनियर रीजन्स के ऊपर। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट, आपको ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ट्रीज आर कट एंड बर्न एशेस मिक्स विद सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावास, ठीक है। यानी कि ट्रीज जो हैं, सबसे पहले किसी पर्टिकुलर लैंड पे यहाँ पे ट्रीज हैं उनको काट दिया जाएगा, ठीक है, उनको काट के इस लैंड को पूरी तरीके से इस ऐसा बना दिया जाएगा। और उसके बाद जो ट्रीज कटे हैं उनकी जो एशेज हैं, ठीक है, उनकी जो एशेज हैं उनको सॉइल के साथ में ऐड कर दिया जाएगा। सॉइल के साथ क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और उसमें जो पोटैटो हैं, कसावा है, मेज हैं, इस टाइप की जो क्रॉप्स हैं उनको उनका प्लांटेशन जो है या उनका जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है। आफ्टर सॉइल लॉस फर्टिलिटी लैंड इज अबंडेंट एंड फार्मर शिफ्ट आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इन सब से क्या होता है कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लाइक 2 to 3 ईयर्स और 4 ईयर्स, इन ईयर्स के बाद में यहाँ की जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देगी। फर्टिलिटी लूज होने के बाद में जो यहाँ पे जो लैंड है यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा, इस लैंड को अबेंडन कर दिया जाएगा, यानी कि इस लैंड को छोड़ के अब जो है वो हम एक ऐसी लैंड दूसरी बनाएंगे और यहाँ पे सेम प्रोसेस को फॉलो करके कल्टीवेशन की जाएगी। जैसे कि प्लांट्स को सबसे पहले कट कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसकी जो एशेस है उसको सॉइल के अंदर मिला दिया जाएगा, सॉइल के अंदर क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे इस टाइप की क्रॉप्स को उसका कल्टीवेशन किया जाएगा। तो इसी वजह से जब यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। साथ ही में जब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रीज को कट करते हैं, उनको जला देते हैं, तो इसको बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है या फिर स्लैश एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। ये था आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पहचाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वहाँ पे इसको जूमिंग बोला जाता है। इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इसको जूमिंग बोला जाता है। और वहीं अगर हम मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो मैक्सिको कंट्री है वहाँ पे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मिल्पा, ठीक है, मिल्पा बोलते हैं। और उसी तरीके से सेंट्रल अमेरिका रोका जो है, सेंट्रल अमेरिका या रोका या ब्राज़ील, इन सब में इसको मिल्पा बोला जाता है। और जो मलेशिया है, मलेशिया में इसको बोला जाता है लदांग, ठीक है। यानी कि ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। सबसे पहले आपको पूछा जाए कि मिल्पा क्या है, तो मिल्पा जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक पार्ट है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही मिल्पा बोला जाता है। लेकिन ये मिल्पा कहाँ बोला जाता है, मैक्सिको के अंदर बोला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि लदांग क्या है, तो लदांग जो है वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है, लेकिन शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे बोला जाता है, तो मलेशिया के अंदर बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती कैसे है, तो अभी हमने समझा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होती है। एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो ट्रीज हैं उनको काट करके उसकी एशेस को सॉइल में मिला दिया जाता है, फिर पर्टिकुलरली उस पर कुछ क्रॉप्स जो हैं, कसावा, पोटैटो, येम, मैस, इस टाइप की क्रॉप्स को उगाया जाता है। और उसके बाद जब सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो लैंड है उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब आता है नोमैडिक हर्डिंग।
नॉमेडिक हर्डिंग यानी कि यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हैं, और ये इमेज देखने के साथ ही आपको पता चल गया होगा कि नॉमेडिक हर्डिंग होती क्या है। अब ये होती क्या है वो हम अभी समझते हैं, और उसी के साथ में ये प्रैक्टिस कहाँ पे होती है। तो सेमी एरिड और एरिड रीजन जो होते हैं, ये पर्टिकुलरली नॉमेडिक हर्डिंग कहाँ पे होती है पूछा जाए तो सेमी एरिड और एरिड रीजन जो है वहाँ पे होती है। जैसे कि एरिड रीजन क्या हो गया, सहारा। अब सहारा क्या, एक डेजर्ट है, ठीक है, राजस्थान के अंदर होती है, सेंट्रल एशिया के अंदर होती है, और जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। यानी कि ये उन सारी जगहों पे होती है जहाँ पे इस तरीके से डेजर्ट हैं या एरिड या सेमी एरिड रीजन से वहाँ पे। हर्ट्समैन मूव विथ एनिमल अलोंग फिक्स रूट्स इन सर्च ऑफ फूडर एंड वाटर, यानी कि हर्ट्समैन यानी कि इन सारे जो एनिमल्स हैं उनको कौन लीड करता है, हर्ट्समैन। हर्ट्समैन जो है वो इनको लीड करते हुए एक पर्टिकुलर रूट पे जाता है। तो ये जो है वो पर्टिकुलर रूट फॉलो करते हैं, उसी के साथ में जैसे कि इनका रूट जो है वो फिक्स रूट है, उसी के साथ में फूडर और जो वाटर है उसकी सर्च के थ्रू ये जो है वो अपने एनिमल्स को लेके जाते हैं, जिसको नॉमेडिक हर्डिंग बोला जाता है। मूवमेंट डिपेंड ऑन क्लाइमेट इन टेरेन कंडीशंस। अब इनका जो मूवमेंट है वो कई बार क्लाइमेटिक और टेरेन कंडीशंस जो है उनके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि इनके साथ में पूरी तरीके से एनिमल्स जो हैं उनका एक लार्ज ग्रुप है, और इन्हीं ग्रुप को ले करके ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो उसी के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी कि जो क्लाइमेट की और टेरेन की जो कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इनका मूवमेंट भी बेसिकली जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कॉमन एनिमल्स, अब जो नॉमेडिक हर्डिंग है उसमें जो कॉमन एनिमल्स हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि शीप हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, गोट हो गया। ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग मिल्क, मीट, वूल्स एंड हाइड्स, ठीक है। यानी कि कॉमन एनिमल्स जो नॉमेडिक हर्डिंग के अंदर यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, शीप हो गया, कैमल हो गया, याक हो गया, और उसी के साथ में गोट्स हो गई। और इनके थ्रू इनको क्या मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रहा है, वूल मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है नॉमेडिक हर्डिंग के थ्रू ये जो मटेरियल्स है वो इनको मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे जो है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि सब्सटेंसिव फार्मिंग थी, फिर कमर्शियल फार्मिंग थी। तो कमर्शियल फार्मिंग में यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, एक इमेज का एग्जांपल है जिसमें बेसिकली क्या है, शुगर कैन है, ठीक है। क्या है, शुगर कैन। अब शुगर कैन हमने फर्स्ट एग्जांपल दे के भी समझा था कि प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन शुगर कैन का जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा, हमको शुगर मिलेगा, ठीक है। तो ये शुगर कैन जो है वो यहाँ से इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर जाएगा, और इंडस्ट्री में आने के बाद ये अपना आउटपुट बनाएगा। आउटपुट क्या बनाएगा, शुगर बनाएगा, क्या बना लेगा, शुगर बना लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो कमर्शियल फार्मिंग के अंदर आती हैं, और कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही ये है कि आपको प्रॉफिट को गेन करना है, आपको इनकम लेकर आनी है, आपको अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो इनपुट्स हैं उनको मार्केट के अंदर प्लेस करना है। तो क्रॉप्स एंड एनिमल आर प्रोड्यूस मेनली फॉर सेल इन द मार्केट। जो क्रॉप्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो उनका बेसिक यूज़ क्या है, वो इसीलिए प्रोड्यूस किए जा रहे हैं क्योंकि उनको मार्केट के अंदर सेल किया जाए। जब मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा तो क्या आएगा, इनकम आएगी, ठीक है, इनकम आएगी या जो भी प्रॉफिट है वो आएगा। और यही कमर्शियल फार्मिंग का पहला रूल है, ठीक है। लार्ज लैंड एरियाज एंड हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर यूज्ड। सब्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर हमने देखा था जो लैंड होल्डिंग है वो कम होती है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग के अंदर जब हम देखते हैं तो लार्ज लैंड एरियाज भी हमको देखने को मिलते हैं। यानी कि पर्टिकुलरली जो लैंड के एरियाज हैं फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो बहुत ज़्यादा वाइडली है। उसी के साथ में जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि उसके लिए जो भी मशीनरी यूज़ की जा रही है, जो भी मशीनरी यूज़ की जा रही है, जो भी लेबर यूज़ किया जा रहा है, जो भी इनपुट्स वहाँ पे डाले जा रहे हैं, जो भी मेनली इनपुट्स हैं वो जो डाले जा रहे हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जो लैंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फार्मिंग वर्क इज़ मोस्टली डन यूजिंग मशीन्स। सब्सटेंसिव फार्मिंग में क्या हो रहा था कि जो फार्मर है, ठीक है, जो फार्मर था उसी की जो फैमिली मेम्बर्स थे वही लेबर का काम कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलरली मिनिमम सारी चीज़ें जो मिनिमम है, लो टेक्नोलॉजी है, लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग का मेजर पर्पस क्या है, सेल इन द मार्केट, यानी कि क्रॉप्स और एनिमल्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सेल किए जाएंगे। इनकम, कैपिटल, जो मनी है उसको गेन करना पर्पस है। उसी के साथ में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो लैंड होल्डिंग एरियाज है, ये सारी चीज़ें हैं वो भी बहुत लार्ज हैं, बहुत वाइडली यूज़ की जा रही है। तो इसी के साथ में
जो फार्मिंग हो रही है, जो फार्मिंग का काम हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा किससे हो रहा है, मशीन्स के थ्रू हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल सब्सटेंसिव फार्मिंग में क्या था, फार्म का साइज छोटा था, फार्म का साइज जो छोटा है तो उस पर लेबर कम होगा, तो ये यहाँ पे कल्टीवेशन फिर भी हो सकता है। लेकिन अगर फार्म का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, अगर फार्म का साइज फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब इसके कंपेयर में इसको देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे अगर इसके अलग अलग पार्ट्स भी करें तो भी हमको यहाँ पे नीड किसकी है, मशीन्स की नीड है, ठीक है। तो ये मशीन्स की नीड यहाँ पे होती है, और यहाँ पे जो भी फार्मिंग का काम हो रहा है वो बेसिकली सारा मशीन्स के थ्रू ही हो रहा है। व्हीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के अंदर दो क्रॉप्स के अगर एग्जाम्पल पूछे जाए आपसे, तो व्हीट और मेज जो है वो आर द मेजर टू एग्जाम्पल्स ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग। प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया विद लार्ज फार्म्स एंड वन क्रॉप सीजन्स, ठीक है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड की जो भी सारी कंट्रीज हैं वो हमारे सामने है। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा पूरा ये वर्ल्ड का पार्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्ल्ड है। उसी के साथ में जो नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट, उसके अंदर उसी के साथ में जो यूरोप का पार्ट है, यानी कि यूरोप, ठीक है, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये वाली जो कंट्रीज हैं वो यूरोप के अंदर आती हैं। और उसी के साथ में एशिया वाला पार्ट, यानी कि जो चाइना, रशिया, इंडिया जो है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब एशिया कॉन्टिनेंट के पार्ट है। और इनके अंदर ये लार्जली इंट्रोड्यूस की जाती है कौन सी, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या थी, अभी हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया है, ठीक है। मेजर पर्पस क्या है, क्रॉप्स और एनिमल्स जो हैं उनको मार्केट के अंदर सेल करने का जो है वो इसका मेजर एम होता है। अब आती है मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड फार्मिंग जो है वो नाम से ही हमको पता चल रहा है, ठीक है। मिक्स यानी कि कुछ दो चीज़ें जो होंगी वो साथ में होंगी और उनकी फार्मिंग की जा रही है, ठीक है, उनकी फार्मिंग की जा रही है, या फिर कोई दो प्रोसेसेस हैं उनको एक साथ में किया जा रहा है। अब मिक्स फार्मिंग क्या है उसको समझते हैं। द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड्स एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइफ स्टॉक। यानी कि जो मिक्स फार्मिंग है, मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या है, फूड्स की जो ग्रोइंग हो रही है वो भी हो रही है, यानी कि ग्रोइंग ऑफ फूड्स, और उसी के साथ में जो फोडर क्रॉप्स है वो भी यूज़ की जा रही है, ठीक है, फोडर क्रॉप्स जो हैं, और उसी के साथ में जो लाइफ स्टॉक रेयरिंग है वो भी हो रही है। यानी कि यहाँ पे तीन तरीके की जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक साथ हो रही है, जिसकी वजह से इसको मिक्स फार्मिंग बोला जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन, अब ये मिक्स फार्मिंग जो है वो कहाँ पे हो रही है मेजरली, तो मेजरली यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हो रही है, फिर ईस्टर्न यूएसए का जो पार्ट है वहाँ पे हो रही है, अर्जेंटीना के अंदर हो रही है, साउथ ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे हो रही है, उसी के साथ में न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, ये जो कंट्रीज है वहाँ पे हो रही है, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास ये कंट्रीज है, और उसी के साथ में मिक्स फार्मिंग होती क्या है, तो मिक्स फार्मिंग में आप लिख सकते हैं कि द लैंड विच इज यूज फॉर which is used for more than one purposes, like for growing foods, for fodder crops and for rearing livestock are known as mixed farming, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग हमने समझा, सब्सटेंसिव फार्मिंग समझा, सब्सटेंसिव फार्मिंग में इंटेंसिव और प्रिमिटिव सब्सटेंसिव फार्मिंग को समझा, फिर मिक्स फार्मिंग को समझा। और मिक्स फार्मिंग के साथ साथ में यहाँ पे जो है आपकी कुछ कंट्रीज हैं जिसमें से आप दो या तीन का नाम याद रख सकते हैं, यूरोप हो गया, फिर उसी के साथ में अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये कुछ बेसिक कंट्रीज हैं जिनके अंदर मिक्स फार्मिंग जो है वो की जाती है। अब आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन जो है वो भी एक तरीके से फार्मिंग का ही प्रोसेस है, लेकिन प्लांटेशन यानी कि प्लांट्स, और प्लांट्स किस किस के हो सकते हैं, जो बेवरेजेस हैं, लाइक टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारे जो हैं, रबर हो गया, शुगर कैन हो गया और कॉटन जो हो गया, ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अ सिंगल क्रॉप लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, कॉटन इज ग्रोन ऑन अ लार्ज फार्म। यानी कि फार्म का साइज जो है वो प्लांटेशन के अंदर लार्ज होता है, ठीक है। फार्म का साइज फॉर एग्जांपल ये हमारा फार्म का साइज है, ये लार्ज फार्म साइज है, ठीक है, लार्ज फार्म साइज है। एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो क्या हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, उसी के साथ में रबर हो गया, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल्स हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के, प्लांटेशन क्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे भी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो लेबर है वो लार्ज अमाउंट के अंदर चाहिए, क्योंकि फार्म का साइज जो है वो बड़ा है। फार्म का साइज बड़ा होने के साथ साथ में यहाँ पे जो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो भी ज़्यादा है, तो उसी के साथ में जो लेबर्स है उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। प्रोड्यूस
इस प्रोसेस ऑन द फार्म और इन नियर बाय फैक्ट्री, सो गुड ट्रांसपोर्ट इज असेंशियल। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे प्लांटेशन ट्री के, वो ऐसी जगह पे उगाए जाते हैं या ऐसी जगह पे इनका कल्टीवेशन होता है जहाँ पे फैक्ट्रीज पास में है या फिर जहाँ से ट्रांसपोर्ट जो है वो पास में हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं टी ग्रो कर रहा हूँ अपने फार्म के अंदर, ठीक है, तो मेरे पास सारी चीज़ें कौन कौन सी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, उसी के साथ में लेबर बहुत अच्छा है, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन टी जो है वो बेवरेज के अंदर आती है। बेवरेज के अंदर आने का मतलब अब इसका मुझे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है, साथ ही इसको अलग अलग स्टेट्स के अंदर इसका ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना है। इनसे क्या होगा, इनसे जो है वो इनकम ग्रो होगी, इनसे क्या होगा, इनकम ग्रो होगी, और इनकम ही जो है वो मेजर सोर्स है, मैं अगर टी की प्लांटेशन कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो इनकम ग्रो हो रही है उसके लिए मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो इसकी फैक्ट्री, यानी कि टी की जो लीव्स है उनको प्लग करके अगर मैं फैक्ट्री में बेचता हूँ, फिर वो सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, फिर जो आउटपुट बनता है, उसके बाद अगर मेरे पास एक अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या मेरे आसपास कोई अच्छा सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मैं इस टी को अपने फार्म के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुंचा सकता हूं। और इसी वजह से जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनके लिए फैक्ट्रीज जो हैं और ट्रांसपोर्ट जो है, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है, ठीक है। मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। कहाँ पे मिलती हैं, तो ट्रॉपिकल रीजन्स में। अभी जैसे हमने कैमल्स, हर्डिंग, हर्ट्समैन, इनके बारे में समझा, तो वो एरिड, सेमी एरिड रीजन्स का था। कुछ कुछ अलग क्रॉप्स हैं, उनके लिए कुछ कुछ अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। और उसी तरीके से जो प्लांटेशन ट्री है उनमें ट्रॉपिकल रीजन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती हैं, स्टेबल रहती हैं, रेनफॉल बहुत अच्छी तरीके से होती है, जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे वैसी है, तभी हम प्लांटेशन ट्रीज, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन जैसे एग्जाम्पल जो है या उनका जो कल्टीवेशन है वो वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, इंडिया और श्रीलंका के अंदर टी हो गया, मलेशिया के अंदर रबर हो गया, और कॉफ़ी ब्राज़ील के अंदर हो गया, ठीक है। अब ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी जो है आपका ट्री प्लांट जो है उसको लीड करता है, मतलब कॉफ़ी बहुत ज़्यादा होती है ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी होती है, मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स, प्लांटेशन ट्रीज। और इंडिया और श्रीलंका के अंदर एग्जाम्पल टी हो गया, मलेशिया के अंदर रबर हो गया, और ब्राज़ील के अंदर क्या हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी कि अलग अलग तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस, अलग अलग तरीके से टेम्परेचर्स, अलग अलग तरीके से सॉइल्स, वाटर की रिक्वायरमेंट, सनशाइन की रिक्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों के हिसाब से जो क्रॉप्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उनको अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्विश कैसे किया गया, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अ वाइड वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। क्रॉप्स की वाइड वेराइटी यानी कि अलग अलग टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन भी उसी अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है तो रिक्वायरमेंट जो है क्रॉप्स की वो भी वाइडली बढ़ती रहेंगी। क्रॉप्स आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब अगर आपने इंडस्ट्री वाला जो हमने वीडियो डाला था, अगर उस चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होगा कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें जो आपका रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री वाले टॉपिक में हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। एग्रोबेस इंडस्ट्री जो है उसमें क्रॉप्स जो हैं वो रॉ मटेरियल का काम करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर शुगर कैन है, ठीक है, तो शुगर कैन क्या एक तरीके से क्रॉप है, ठीक है। शुगर कैन है या फिर कॉटन है, ठीक है, ये मेरे पास एक तरीके से क्रॉप है, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल है, ठीक है, क्या है, रॉ मटेरियल है। अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, यानी कि कॉटन और शुगर कैन मेरे को एग्रीकल्चर से मिला है, इसलिए ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं उनके लिए रॉ मटेरियल है। और ये दोनों रॉ मटेरियल जो हैं वो फाइनल प्रोडक्ट कब बनेंगे, जब इंडस्ट्रीज के अंदर जाएंगे और अपना आउटपुट बना लेंगे। मेजर फूड क्रॉप्स इंक्लूड, कौन कौन सी फूड क्रॉप्स आती हैं इसमें, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, और मिलेट्स हो गए। मिलेट्स यानी कि अलग अलग तरीके से जो मोटे अनाज होते हैं वो सारी चीज़ें। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, वाइल टी एंड कॉफ़ी आर बेवरेजेस क्रॉप,
ठीक है, यानी कि टी और कॉफी बेवरेज क्रॉप्स का एग्जाम्पल है, जूट एंड कॉटन जो है वो आपके फाइबर क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे समझते हैं, अलग अलग हमारे पास क्रॉप्स हैं, ठीक है, और अलग अलग तरीके से यहाँ पे चार्ट बने हुए हैं पीपीटी के अंदर। तो सबसे पहले आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, जिसके थ्रू आप अगर राइस से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि राइस से रिलेटेड क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, या कौन कौन से रीजन है जहाँ पे राइस होता है, ठीक है, यानी कि राइस से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर की रिक्वायरमेंट है वो इस पीपीटी के अंदर है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद जो मेजर कंट्रीज है जहाँ पे राइस की प्रोडक्शन होती है उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राइस जो है वो वर्ल्ड के अंदर मेजर क्रॉप्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती है। उसी के साथ में जो रीजन है इसका वो कौन सा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का मतलब हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो है वो भी उसी के साथ हाई होना चाहिए, यानी कि राइस जो है वो इस तरीके के एरिया में अगर उगाया जाएगा तो यहाँ पे इसको पूरी तरीके से वाटर से भरा जाएगा, और उसके बीच में इसकी जो क्रॉप्स हैं उनको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, प्लांटेशन इस तरीके से किया जाएगा, और साइड का जो एरिया वो वाटर से फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़्यादा है, वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जहाँ पे रेनफॉल अच्छे से होगा वहीं वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, जब रेनफॉल होती है तब ह्यूमिडिटी होती है, और टेम्परेचर भी उसी के साथ में हाई चाहिए। ठीक है, बेस्ट ग्रोन इन एल्यूवियल सॉइल। अब सॉइल पूछे राइस के लिए कौन सी सुटेबल है, तो सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल या फिर क्ले सॉइल जो होती है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। विच रिटेन वाटर, जिसमें वाटर जो है वो रिटेन होता है, थोड़ी देर थोड़े लंबे टाइम तक उसमें रह सकता है। ठीक है, चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है राइस के प्रोडक्शन के बाद, राइस के प्रोडक्शन में, और इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट जो है वो चाइना के बाद लीड करते हुए नजर आते हैं राइस के प्रोडक्शन में। इन फेवरेबल कंडीशन बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल टू टू थ्री क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर। अब बांग्लादेश जो है प्रेजेंट के टाइम पे न्यूज़ में बहुत है ये, ठीक है, और उसी के साथ में जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और ये इंडिया है हमारा। ठीक है, तो बांग्लादेश यहाँ पे लाई करता है, वेस्ट बंगाल यहाँ पे आता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल इधर आता है, तो ये जो है एक तरीके से बाउंड्री भी बनाता है। तो इनका जो पर्टिकुलर ये रीजन है, ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो राइस की कल्टीवेशन के लिए या राइस की जो रिक्वायरमेंट है उनको इतने अच्छे तरीके से फुलफिल करता है कि वहाँ पे 2 से 3 टाइप्स की अलग अलग राइस की क्रॉप्स जो हैं वो एक साल के अंदर उनको उगाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका राइस का, ये राइस के फार्म्स आप दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल हैं, साइड में टेम्परेचर कैसा चाहिए, रीजन कैसा चाहिए, और वर्ल्ड के अंदर राइस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ठीक है, उसी के बाद आता है वीट। ठीक है, तो वीट के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए और रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। ठीक है, ग्रोइंग सीजन जब होता है वीट का तो उस टाइम पे रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी के बाद में जो मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मॉडरेट यानी कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी नहीं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी नहीं, मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वीट को ग्रो करने के लिए। और जब रेनफॉल ग्रोइंग सीजन होगा तब रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी कि जब उसकी कटाई का टाइम होगा, उसको अपने प्लांट से हटाने का टाइम होगा, तो उस टाइम पे ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सॉइल कैसी, लॉमी सॉइल चाहिए, और ग्रोन इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यानी कि वीट जो है वो बेस्ट ग्रोन कहाँ पे हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर आगे आपका कनाडा, फिर आपका अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, यहाँ पे जो है वो वीट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसी के बाद में आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स जो हैं उनको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। कोर्स ग्रेन क्या होते हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेन क्या होता है इसको समझते हैं। कोर्स ग्रेन यानी कि कोई भी ऐसी क्रॉप, ठीक है, या फिर क्रॉप जो है उसका सीड जिसकी जो आउटर लेयर है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है या बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं है, थोड़ी सी रफ है। ठीक है, क्या है, रफ है, उसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन। ठीक है, जैसे कि आपके पास राइस हो गया, राइस जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, वीट जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, लेकिन कोर्स ग्रेन के अंदर जो उसका टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है। इसी वजह से जो मिलेट्स हैं उनको कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है। ग्रोन इन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल्स, ठीक है, मतलब सैंडी सॉइल्स यानी कि जो डेजर्टिक एरिया है, ठीक है, डेजर्टिक एरिया,
डेजर्टिक एरिया, और उसी के साथ में जो आपकी लेस फर्टाइल सॉइल है वहाँ पे भी मिलेट्स जो हैं बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो जो भी लेस फर्टाइल एरिया में पॉपुलेशन है या जिनके घर लेस फर्टाइल एरिया में आते हैं वहाँ पे किस तरीके की क्रॉप्स होंगी, तो मिलेट्स होंगी, क्योंकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वही लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल की है इसी के लिए। और जब सैंडी सॉइल है और लेस फर्टाइल सॉइल है तो वहाँ पे बेसिकली रेनफॉल तो कम ही होगा और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ठीक है। क्योंकि सैंडी सॉइल और लेस सैंडी सॉइल कहाँ पे मिलती है हमको, डेजर्टिक कंडीशन में मिलती है। डेजर्टिक कंडीशन है अगर किसी की तो वहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, रेनफॉल जो है वो कम होगा, ठीक है। उसी के साथ में टेम्परेचर कैसा रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर तो हाई हो जाएगा, रेनफॉल जो है वो लो हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी, और उसी के साथ में जो मिलेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो मिलेट्स आप ऐसी जगह पे उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्वार बाजरा रागी ग्रोन इन इंडिया अदर कंट्रीज, जैसे कि नाइजीरिया और चाइना जो है वहाँ पे भी मिलेट्स होते हैं। ज्वार बाजरा रागी जो है वो मेजरली इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं, और ज्वार बाजरा रागी जो है वो मिलेट्स के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर आता है मेज, ठीक है। मेज जो है वो मॉडरेट टेम्परेचर के अंदर होता है, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, यानी कि मेज जो है मक्का जिसको कहते हैं हम, उसके लिए मॉडरेट टेम्परेचर के साथ रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए, और उसी के साथ में जो सनशाइन है यानी कि जो सूर्य है वो बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है जब मेज की कल्टीवेशन होती है। वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से जो फर्टाइल सॉइल होती है मेज वहीं पे कल्टीवेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज के नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कंट्रीज हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जहाँ पे मेज बहुत अच्छे तरीके से होता है। टेम्परेचर रेनफॉल और सनशाइन कैसी चाहिए, मॉडरेट चाहिए, लेकिन सनशाइन बहुत हाई चाहिए यानी कि अच्छी चाहिए, और रेनफॉल और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसी के साथ में वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए। तो ये आपका था मेज। फिर आता है कॉटन। कॉटन फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं लेकिन थोड़ा सा पैराग्राफ फॉर्म में है, तो आप अगर उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स के अंदर उनको लिख सकते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कॉटन लिखेंगे, कॉटन में आपको पता होगा कि कॉटन कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल जो है वो लाइट रेनफॉल में भी कॉटन हो जाएगा, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए, ठीक है। तो ये तो बेसिक उसके वो हो गए कि ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए कॉटन को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सॉइल ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। अब ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल राजस्थान में कहाँ है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो एरिया है पर्टिकुलर वहाँ पे मिलती है। जहाँ इंडिया है जो वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में जहाँ पे ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल मिल रही है यानी कि अच्छे से फर्टाइल सॉइल मिल रही है, वहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो किया जा सकता है। उसी के साथ में ये उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जिन पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी कॉटन को, ठीक है। और ये 210 फ्रोस्ट फ्री डेज याद रखना है किस क्रॉप के लिए यूज़ किया जाता है, तो कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट लीडिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। मतलब चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन के लिए लीडिंग कंट्रीज़ हैं। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स में आपको याद रखनी ज़रूरी है। मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे कपड़ा बन रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कि क्लोथ्स बन रहे हैं, और क्लोथ्स बन रहे हैं तो वहाँ पे मेजर रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो कॉटन आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए मेजर रॉ मटेरियल है, उसमें यूज़ किया जाता है। फिर आता है जूट। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर स्टार लगा दीजिए, ठीक है। जूट जो है उसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि विच क्रॉप इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, तो आपके पास आंसर होना चाहिए जूट, ठीक है। सॉइल कैसी, एल्यूवियल सॉइल चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए, रेनफॉल कैसी चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए। बहुत ज़्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और एल्यूवियल सॉइल चाहिए, और उसी के साथ में जो ह्यूमिड क्लाइमेट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है जूट की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं, ट्रॉपिकल एरियाज जहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, टेम्परेचर हाई, एल्यूवियल सॉइल और हैवी रेनफॉल, साथ में ह्यूमिड जो ह्यूमिड रीजन्स है वो आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। तो वहाँ पे जूट जो है वो हो सकता है बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर। इंडिया एंड बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर, तो इसके एग्जाम्पल पूछे जाएँ आपसे तो कौन से हो गए, इंडिया हो गया, और उसी के साथ में क्या हो गया, बांग्लादेश हो गया,
ठीक है, बांग्लादेश किसके प्रोडक्शन के लिए? जूट के लिए। जूट क्या है? एक फाइबर क्रॉप है, अभी हमने समझा था कॉटन और जूट, और ये कैसी है? गोल्डन फाइबर बोला जाता है इसको, और ये गोल्डन फाइबर जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। फिर आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है बेवरेज ड्रिंक है, प्लांटेशन के अंदर अभी हमने समझा था वार्म एंड वेट क्लाइमेट चाहिए, वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल चाहिए, ठीक है, मतलब सॉइल कैसी चाहिए? लॉमी सॉइल, वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ, यानी कि हिल्स के स्लोप्स जो होते हैं, जैसे कि इस तरीके से हिल स्लोप्स हैं, तो यहाँ पे अगर इसकी प्लांटेशन की जा रही है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके लिए, और इसकी प्रोडक्शन भी यहाँ पे जो है वो अच्छे से हो सकती है। इस वजह से कॉफ़ी जो है वो हिल स्लोप्स पे, अधिकतर जो हिली एरियाज है वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन की जाती है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, यानी कि ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कौन लीड कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। ब्राज़ील किसको लीड कर रहा है? कॉफ़ी को, कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए तो कौन लीड कर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का कहाँ होता है? ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के बाद कहाँ पे होता है? कोलंबिया के अंदर, कोलंबिया के अंदर, एंड कोलंबिया के बाद में कहाँ होता है? तो इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी कि जिस कंट्री, जो कंट्री है वो जिस क्रॉप्स के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, जहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए वो क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर अच्छे से मिल पा रही है उस क्रॉप को, तो वो वहाँ पे ग्रो करेंगी। उसी तरीके से जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के अंदर जो है कॉफ़ी के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं, ठीक है। हिल स्लोप्स आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ड्रेन लॉमी सॉइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, वार्म एंड वेट क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। तो इन सब के चलते जो ब्राज़ील है वो एज ए लीडिंग कंट्री के तौर पे है, इसमें कॉफ़ी के लीडिंग कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आता है टी। टी भी एक बेवरेज क्रॉप है, प्लांटेशन के अंदर अभी हमने समझा था, ठीक है। बेवरेज क्रॉप है, ग्रोन ऑन प्लांटेशन, कूल क्लाइमेट, वेल डिस्ट्रीब्यूट, हाई रेनफॉल थ्रू आउट ईयर, यानी कि पूरे साल कंटिन्यूस एक अच्छी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है टी की ग्रोथ के लिए, ठीक है। और टी की ग्रोथ जो उसकी टेंडर लीव्स हैं उसी से टी जो है वो बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकती है, तो उसकी टेंडर लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा रेनफॉल थ्रू आउट ईयर रिक्वायर्ड होती है। उसी के साथ में कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूट रेनफॉल उसको ज़रूरी है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स, यानी कि ये भी स्लॉप्स के अंदर ही होती है, ठीक है। जैसे इंडिया में एग्जाम्पल देखें तो असम की टी जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, सबने सुना है, ठीक है। तो असम कहाँ पे है? यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज जो हैं असम वाला रीजन, जहाँ पे हिली एरियाज हैं, और हिली एरियाज जो हैं वो इसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि ये स्लोप्स पे जो है वो होगी, और स्लोप्स पे होगी तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में ग्रोथ होगी, ठीक है। लार्ज लेबर की रिक्वायरमेंट होती है टू पिक द लीव्स, यानी कि बड़े फार्म्स की साइज होती है, बड़े फार्म्स की साइज के साथ में जो लीव्स हैं उनको हटाने के लिए लार्ज लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कंट्रीज कौन कौन सी? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर ये जो कंट्रीज हैं लाइक केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की जो टी है उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आपका था टी, ठीक है। अब है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, और उसी के साथ में इकोनॉमी जो है उसमें भी कहीं ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी के साथ साथ में एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स लाने की रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू जो एग्रीकल्चर है उसको और बेटर किया जा सकता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एम टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, जिस तरीके से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है उसी के साथ में जो प्रोडक्शन है उसकी भी ग्रोथ जो है उसको बताता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की। जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसी के साथ साथ में फार्म की प्रोडक्शन भी ग्रोथ होनी चाहिए, यही एम करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। इट इंक्लूड इंक्रीजिंग क्रॉप एरिया एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो क्रॉप एरिया है और उसी के साथ में जो क्रॉप्स ग्रोन हो रही है उन दोनों को मिला करके एड किया जाता है। यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अगर है तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या बता रहा है कि जो भी आपका क्रॉप्ड एरिया है, जिस भी एरिया में आपकी क्रॉप्स हैं, ठीक है, क्रॉप्ड एरिया और जो भी क्रॉप्स आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छे से हुई या कितनी हुई, ठीक है, यानी कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और साथ साथ में उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो
के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमको यही बताता है कि ये क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ क्रॉप एरियाज एंड क्रॉप ग्रो, ठीक है, ये दोनों मैटर करते हैं। बेटर इरिगेशन अच्छा होना चाहिए। फर्टिलाइजर जो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं होने चाहिए। हाई यील्डिंग सीड्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, और हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं यानी कि HYS, हाई यील्डिंग सीड्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो होती है या इन क्रॉप्स से या इन सीड से जो है वो इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी उसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। मैकेनाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन यानी कि यूज़ ऑफ मशीनरीज, ठीक है, और यूज़ ऑफ इम्पोर्टेंट टूल्स हो गए, मशीनरीज हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मॉडर्न एग्रीकल्चर के लिए अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फार्म है जिसके ऊपर पुराने तरीके से एग्रीकल्चर हो रही है, यानी कि एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो रही है। क्या हो रही है? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हो रही है। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो है उससे हमको सारी जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड मिलेंगी। क्या मिलेंगी? लिमिटेड मिलेंगी, हमको बहुत ज़्यादा इससे प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन फॉर एग्जांपल एक फार्म है जिसके अंदर जो सॉइल है उसको हमने टेस्ट कराया है लैब के अंदर, और लैब टेस्टेड होने के बाद हमको पता चल गया कि कौन कौन सी क्रॉप्स इस सॉइल के अंदर सूटेबल हैं ग्रोइंग के लिए या प्लांटिंग के लिए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इसके बाद क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर वही क्रॉप्स को हम प्लांट करेंगे जो इस सॉइल के अंदर सूटेबल होंगी। तो यहाँ से जो इनकम है या यहाँ से जो प्रॉफिट है वो हमको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ से जो इनकम है या यहाँ से जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। और यही यहाँ पे बताया गया है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम यहाँ हाई यील्डिंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स या बेटर इरिगेशन का अगर यूज़ करते हैं तो हमको जो आउटपुट्स हैं वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है। मैकेनाइजेशन जो है वो भी मॉडर्न एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द मेन गोल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी। अब मॉडर्न एग्रीकल्चर का या जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसका मेजर एम क्या है या मेन गोल क्या है? फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना। यानी कि अगर हम ये लिमिटेड या ट्रेडिशनल वाला जो फार्मिंग कल्चर है उसको फॉलो अप करते रहे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि फूड की जो सिक्योरिटी है वो नहीं होगी हमारे पास। फमाइन के टाइम पे बहुत सारे जो लोग हैं वो भूखे रह सकते हैं। अकाल के टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर हम मॉडर्न चीज़ों को फॉलो करते हैं या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक तरीके से फूड सिक्योरिटी होगी, और ये फूड सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फार्म इन इंडिया, तो फार्म इन इंडिया और फार्म इन यूएसए के अंदर आपके पास दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें से इंडिया के अंदर फार्म में ये बताया गया है कि इंडिया में अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग की जा रही है जिससे इनपुट भी कम है, ठीक है, और आउटपुट भी कम है। आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि सब्सटेंसिव फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कुछ केस स्टडीज दे रखी है एनसीईआरटीज़ के अंदर, जैसे कि 1.5 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, यानी कि बहुत छोटा लैंड का टाइप है। उसके अंदर जब हम HYV सीड्स और फर्टाइल सॉइल्स और इन सबको यूज़ करके अगर उसको अच्छे से ग्रो करने की कोशिश करते हैं फिर भी उसके रिजल्ट्स हमको नहीं मिलते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट में हमारी क्रॉप्स हैं उनसे हमको जो MSP मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि कई बार सुटेबल कंडीशंस नहीं होने की वजह से बहुत कम MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को गवर्नमेंट को या मार्केट को दे देते हैं। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे सामने आती है, क्योंकि हमारे पास अभी भी जो ट्रैक्टर्स हैं, रेंटेड ट्रैक्टर्स हैं या ट्यूबवेल्स हैं या इरीगेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है। हम अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वे में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ में जब हम यूएसए के फार्म्स को देखते हैं तो जहाँ हमारे पास इंडिया के अंदर 1.5 हेक्टेयर की लैंड है, वहीं यूएसए के पास में जो है वो 250 to 300 हेक्टेयर्स की लैंड पे फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। फिर फार्मर यूजुअली लिव ऑन देयर फार्म्स, यानी कि फार्मर जो हैं वो अपने फार्म्स के अंदर ही रह रहे हैं, अपनी एग्रीकल्चर को वहीं से कर रहे हैं, और उनके पास लैंड का जो एरिया है, लैंड होल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? तो कॉर्न हो गए, सोयाबीन हो गए, वीट, कॉटन, शुगर बीट हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई जो वो अपने फार्म्स के अंदर उगाते हैं। फिर हम ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं वो साइंटिफिक मेथड्स को भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सॉइल की टेस्टिंग कर रहे हैं,
फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल फर्टिलाइजर्स का भी होता है, उसी के साथ में जो सॉइल की टेस्टिंग होती है, जो मॉडर्न फार्मिंग की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी इंडिया बहुत ज़्यादा नहीं करता। करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अलग अलग रूरल एरिया में इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन यूएसए के फार्म्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, आउटपुट बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनसे जो है वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है और उस क्रॉप की जो प्राइस है वो मार्केट से या गवर्नमेंट से बहुत अच्छे में मिलती है, तो उनकी डील बहुत अच्छे से होती है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, सैटेलाइट्स गाइड फार्मिंग डिसीजंस हो गए, ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये फार्म का साइज़ है, या फार्मर्स खुद रह भी रहे हैं और अपने फार्म्स को चला रहे हैं। और उसी तरीके से इंडिया के फार्म्स में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है मॉडर्नाइजेशन की, तो ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं बड़े फार्म को चलाने के लिए, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके चैप्टर्स में है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमने समझा था क्या था, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या था कि एक लैंड को यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, ये, और उसी को फार्मिंग भी बोला जाता है। ये सारा पार्ट था एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप ये सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। टू फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस करती हैं, सॉइल्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये बहुत सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो एग्रीकल्चर को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था और व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमने समझा था कि जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रीज हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्रीज हैं, इन ट्रीज को क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा, यानी कि इनको क्या कर लिया जाएगा, कट कर लिया जाएगा। फिर इनकी जो एशेज हैं, इनकी जो एशेज हैं उनको सॉइल में मिला दिया जाएगा, ठीक है। सॉइल में मिला दिया जाने के बाद यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो यहाँ लैंड जो है वो अपनी सॉइल जो है वो अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देती है, फर्टिलिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से फिर नए एरिया को सिलेक्ट किया जाता है और वहाँ पे सेम प्रोसेस जो है वो की जाती है। तो इसी वजह से इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी लूज हो गई, ठीक है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज हो गए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये हो गया, ठीक है। लद्दाख कहाँ पे बोला जाता है, मलेशिया के अंदर बोला जाता है, मैक्सिको के अंदर मिल्पा बोला जाता है, इंडिया में बहुत सारी जगहों पे इसको जूमिंग कृषि, जूमिंग एग्रीकल्चर बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिख सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमने समझा था, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, ये सारे जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के क्रॉप्स थे वो हमने समझे थे, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन सी कंट्री इसमें मेजर पार्टिसिपेट करती है, वो भी हमने समझा था। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड द नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू देयर ग्रोथ। तो फाइबर क्रॉप्स क्या थी, जूट थी, कॉटन थी। अब कॉटन कहाँ पे होता है, ब्लैक सॉइल के अंदर होता है। टेम्परेचर कैसा चाहिए, ठीक है, रेनफॉल कैसी चाहिए, ठीक है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है पीपीटी के थ्रू देख के लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जूट और कॉटन, कॉटन के अंदर, तो कॉटन के अंदर हमने क्या समझा था कि एल्यूविल और ब्लैक सॉइल चाहिए, फिर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये सब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले करके और फिर अपने आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। उसी के बाद में आगे हमारे पास कुछ चीज़ें और हैं जिनको हम समझते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव फार्मिंग। प्रिमिटिव फार्मिंग नहीं होता, ग्रोइंग ऑफ व्हीट को हॉर्टिकल्चर नहीं बोलते। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फर्स्ट हमने समझा था हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, एग्रीकल्चर। अलग अलग वर्ड्स के साथ में कल्चर जुड़ेगा तो उसकी डेफिनेशन चेंज होती जाएगी, और यहीं पे वर्ड जो है वो क्या है, हॉर्टी, और उसके साथ में जुड़ा कल्चर, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो किया जा रहा है, वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो किया जा रहा है, उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, गोल्डन फाइबर टी को बोलते हैं नहीं, कॉटन को बोलते हैं नहीं, किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं, ठीक है। हमने अभी मार्क भी किया था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जूट जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, हमने ये भी मार्क किया था कि कॉफ़ी के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। इंडिया है, लेकिन इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर नहीं है, फर्स्ट पे नहीं आता, कॉफ़ी का प्रोडक्शन करता है रशिया। रशिया का कहीं नाम ही नहीं था पूरे चैप्टर में, और ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का,
ठीक है। उसी के बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, तो प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? फर्स्ट, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है क्रॉप्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारा जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का है। ठीक है, जहाँ पे इनपुट्स डाले जा रहे हैं। लेकिन टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या है? जहाँ से आउटपुट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आउटपुट्स मिल रहे हैं, जैसे कि हमने एग्जांपल समझा था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जो मिनरल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके माउंटेन्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? माउंटेन्स हो गए। यहाँ पे कुछ कुछ टाइप के आपको क्या मिल रहे हैं? मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स मिल रहे हैं। इन मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना जो है, एक्सट्रैक्शन करना जो है, यानी कि इन पहाड़ों को यहाँ से हटा करके इन मिनरल्स को बाहर निकालना जो है, वो पार्ट है प्राइमरी एक्टिविटी का। साथ ही इनका एक्सट्रैक्शन करके इनके आउटपुट्स को रेडी करना जो पार्ट है, वो है आपका टर्शरी एक्टिविटी का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुगर कैन ले लो। ठीक है, तो शुगर कैन जो है वो किसका पार्ट है? प्राइमरी एक्टिविटी का, क्योंकि शुगर कैन का प्लांटेशन हुआ है अभी। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। फिर ये मार्केट के अंदर आएगा, मार्केट के बाद किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जाएगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जाएगा, और पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाने के बाद इसका आउटपुट क्या मिलेगा? शुगर मिलेगा। तो शुगर बनने की जो प्रोसेस है वो टर्शरी एक्टिविटी की, शुगर कैन को बनाने की जो प्रोसेस है वो है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी की। फिर सब्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग। तो सब्सटेंसिव फार्मिंग में हमने समझा था लैंड होल्डिंग जो है, लो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है, फार्मर्स की जो फैमिली की नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए सब्सटेंसिव फार्मिंग की जाती है। लेकिन इंटेंसिव फार्मिंग में कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग जब आप यहाँ पे समझेंगे कि क्या थी, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इंटेंसिव फार्मिंग क्या थी? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, सिंपल टूल्स और मोर लेबर्स। ठीक है, आप फिर यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं राइस का, क्योंकि मेजर क्रॉप्स है इंटेंसिव फार्मिंग की। ठीक है, उसी के बाद में कौन कौन से रीजन्स में होती है, तो ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है, तो ये थी अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग, अलग अलग क्रॉप्स, और अलग अलग क्रॉप्स जो हैं उनको यूज़ कैसे किया जाता है, उनके लिए कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मेजरली जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं आपकी, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, जैसे कि वीट हो गया। ठीक है, लेकिन वीट बहुत मेजर है और बहुत कॉमन है तो नहीं पूछा जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल जूट हो गया। अब जूट की स्पेशलिटी क्या है कि इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ नया है तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल कॉफ़ी हो गया। ठीक है, तो कॉफ़ी एक तरीके का बेवरेज ड्रिंक है, प्लांटेशन टाइप की जो है क्रॉप्स है, और कॉफ़ी जो है वो लीड कौन कर रहा है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? ब्राज़ील के अंदर होता है। ब्राज़ील के अंदर इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर आपसे पूछा जाए कि सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, सब्सटेंसिव फार्मिंग क्या है, फिर आपसे पूछा जाए इंटेंसिव फार्मिंग क्या है, फिर आपसे पूछा जाए कमर्शियल फार्मिंग क्या है। तो कमर्शियल फार्मिंग में मेजरली जो इनकम है या मार्केट्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है, मार्केट्स के अंदर जिन क्रॉप्स को यूज़ किया जाता है वो सारा कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल हो गए। उसी के साथ में यहाँ पे कुछ MCQs अभी हमने समझे थे। हॉर्टिकल्चर का मीन्स क्या होता है? हॉर्टिकल्चर के साथ ही आपसे पूछा जाए सेरीकल्चर, विटीकल्चर, पीसीकल्चर, तो वो आप यहाँ आपके NCERTs के अंदर भी दिया हुआ है। और सबसे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ मैप में भी मिल जाएगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक है, तो पीसीकल्चर यानी कि फिश, वीटी यानी कि ग्रेप्स, हॉर्टी यानी कि वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर यानी कि बेसिक जो है, सेरीकल्चर यानी कि कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एसेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो ये था आपका आज का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के सारे बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जो कि रिक्वायर्ड हैं आपकी क्लास के लिए, क्लास 8 के लिए, वो हमने आज समझ लिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या कोई वीडियो चाहते हैं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप यू लाइक द क्लास। थैंक यू।